चलिए हम लोग ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास कर रहे थे। हम लोग ये जीएस 2 का सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास ले चुके हैं और ये 5वां क्लास है। और जो हमारा ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आईटी है, क्वांटम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सब सिलेबस है। तो इस सिलेबस को हम लोग यूज करते हैं। यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे करके हम लोग, चाहे वो अलग-अलग जो फील्ड है, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉल्यूशन है, तो उसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग ये सिलेबस भी यूज़ किया जाता है। सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है, आईसीटी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, आपका अलग-अलग स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। अब जैसा क्वेश्चन होता है उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होता है। अब प्रश्न जैसा है उस हिसाब से कौन-कौन सा हमारा सिलेबस का जो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है, आईसीटी हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो सकता है, कौन फिट हो जाएगा। बाकी तो कुछ कॉमन जैसे मैं बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग होता है, ये सब तो कॉमन है। आईसीटी कॉमन है, ये सब यूज़ होता ही होता है। आईसीटी में जब हम लोग बात करते हैं, तो अभी जो एआई का दौर चल रहा है, रिसेंटली आप लोग सुने होंगे डीपसीक के बारे में, तो एआई का, आईओटी, रोबोटिक्स, तो ये सब ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है कि उसको हम लोग कैसे उसको इंक्लूड करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। साइंटिफिक टर्म, साइंस एंड टेक का मतलब यही है कि आपको साइंटिफिक टर्म उसमें आना चाहिए, अलग-अलग साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक कीवर्ड्स, ताकि वो लगे कि हाँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर है। तो हम लोग इस पे आज बढ़ते हैं और ये जैसे देखिए आईसीटी है, एआई है, जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट मशीनरी, ये सिलेबस का ही पार्ट है। तो ये हमेशा ये सब शब्द को यूटिलाइज़ किया जा सकता है क्योंकि मात्र 1 लिखना होता है 36 मार्क्स का, बाकी तो शॉर्ट आंसर होते हैं। तो आप प्रयास करें कि लगभग जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, वो ज़रूर इस्तेमाल हो जाए क्योंकि ये सब आपका सिलेबस का कोर है और ये यूटिलाइज़ होता ही होता है। हम लोग आगे देखेंगे, ये हमने बनाया था कि लगभग पॉसिबल 20 टॉपिक्स है, जिस पे प्रश्न आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक पे काम कर लिए हैं, जैसे डिज़ास्टर पे काम हो चुका है, इसका क्लास हम लोग ले चुके हैं, इसका पीडीएफ भी शेयर किया गया है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस पे भी हम लोग क्लास लिए हैं और सब बताया गया है विस्तृत रूप से। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में बताया गया है और भी बताया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट पे हम लोग काम कर चुके हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस पे भी हम लोग क्लास ले चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये देखिए आपका पॉसिबल 20 टॉपिक्स है, पॉवर्टी है, एमएसएमई है, स्मार्ट सिटी है, गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और लास्ट में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो कुल 20 टॉपिक्स है, उसमें हम लोग 4-5 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग उसको और अधिक प्रमोट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इस पे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है किन्हीं को कोई डाउट्स? जो अगर कोई नए बच्चे जुड़े हों, बात करेंगे तो ये अपना लिख दिया गया है कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कैसे विकास करेंगे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे रोल हो सकता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है और साथ-साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अभी कितना डेवलप हुआ है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसको कैसे ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाया जा सकता है, कैसे उसको हम लोग और अधिक एनरिच कर सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशन, इनिशिएटिव्स एंड सजेशन, ये लास्ट में आप कि उसका क्या चुनौतियाँ हैं, क्या उसका लिमिटेशन है, साथ-साथ में क्या गवर्नमेंट का कुछ सजेशंस है, कुछ इनिशिएटिव है, कोई स्कीम्स है, कोई पॉलिसी है, उसकी संस्थाएँ जो काम कर रही है, संस्थाएँ में एनजीओ है, इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं, नेशनल संस्थाएँ हैं या सिविल सोसाइटी है, तो उस पे हम लोग देखेंगे। ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, किसी भी जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं, तो प्रयास ये करना होता है कि पहले हम लोग उसका एक इंट्रोडक्शन दें। एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हो
उसमें ओवरऑल बात हो लिखा हुआ कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इसमें लिखा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ अ नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी राष्ट्र के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए क्या एक बैकबोन की तरह काम करता है। जिस तरह से मानव शरीर के लिए बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैकबोन है। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन वगैरह वगैरह और भी चीजें हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, एनर्जी, ऊर्जा, वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, सैनिटेशन, स्वच्छता को लेकर के, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। तो जो भी जितनी चीजें हैं उस पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं। ये क्या है, द रोल ऑफ साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज क्रिटिकल इन एनहांसिंग एफिशिएंसी, उसकी क्षमता अधिक बढ़े, वो अधिक एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कम पैसा में हम लोग ज्यादा अच्छा आउटपुट ले सके, सस्टेनेबिलिटी हो, इन्वायरमेंट के साथ इको फ्रेंडली हो, और साथ साथ रिजिलियंस हो, लंबे समय तक चल सके। इट प्लेज अ pivotal रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये सब टर्म है, ये ध्यान रखना है। एफिशिएंसी हो गया, इफेक्टिव हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, रिलायंस हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये सब कुछ कीवर्ड्स है, ये मेंस में हमेशा सॉल्यूशन में या इंट्रो में यूज होता है। तो ऐसे शब्दों को यूटिलाइज करने का आप लोग हैबिट डाल देंगे। तो इसमें लास्ट में लिखा है कि की फैक्टर्स, बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम का। ये एक तरह से ओवरव्यू है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ओवरव्यू होता है कि हम आगे क्या-क्या बात करने जा रहे हैं, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंस एंड टेक का रोल है, कैसे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके हम लोग डेवलप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, अभी जो रिसेंटली आया है। Central focus of the government in last 5 years was on increasing public spending on infrastructure, फिजिकल। मोटा-मोटी मूलतः 3 तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिजिकल, डिजिटल और सोशल। Indian government's capital expenditure on key infrastructure sectors has grown at a rate of 38.8%। ये 2020 से लेकर के 2024 फाइनेंशियल ईयर तक 24-25 ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है कि 38.8% से ग्रोथ हो रहा है। अभी रिसेंटली आप इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये आप डेटा डाल सकते हैं इसका, या आप इंट्रोडक्शन इसी से शुरुआत भी कर सकते थे। साइंस एंड टेक का है, दैट्स व्हाई हमने पहले साइंस एंड टेक को लेकर के उसके बाद हमने ये डेटा दिया है। तो आपकी मर्जी आप कैसे, लेकिन प्रयास करना है। करिए अगर ये जीएस में होता तो हम यहीं से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ये साइंस एंड टेक का था, दैट्स व्हाई हमने साइंस एंड टेक को पहले एम्फसाइज किया, उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे की बात किए। अब ये देखते हैं, ये आपका माइंड मैप। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाएं या लिखें तो आप माइंड मैप बनाएं, एक स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर ऐसा हो ताकि एग्जामिनर फ्रेंडली हो, और साथ साथ आपके लिए भी, जो एग्जामिनी है उसको भी आसानी हो कि आगे हम अगला पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज क्या क्या लिखेंगे, वो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, या तो आप रफ अपने क्वेश्चन पेपर पे कर ले, या ऐसा बनाए ताकि आप जब लिखने जा रहे हो तो आपका कंप्लीट कि हम क्या क्या लिखेंगे। ये आपका पहला नंबर टाइप्स है, अलग अलग प्रकार का टाइप्स। देखिए मूलतः 3 तरह का होता है, फिजिकल, सोशल, डिजिटल। अब इसी में और उसको जब हम लोग अंदर जाते हैं तो और भी बहुत तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे फिजिकल में देखिए मोटा-मोटी कौन-कौन आता है, रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, सिविल एविएशन, पोर्ट शिपिंग। डिजिटल में टेलीकम्युनिकेशन और आईटी। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जो अभी 5G है, 6G है, जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हो रही है। आईटी में, या हम लोग इसको बोलते हैं ना भारत भारत नेट प्रोजेक्ट, जो भी इंटरनेट की व्यवस्था की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तरह का डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग है, जैसे हमारा बंगलौर है। तो ये डेटा सेंटर जो है पूरा इंफॉर्मेशन का, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में 2 तरीके का हम लोग रख सकते हैं। रूरल एंड अर्बन, ग्रामीण और शहरी, बहुत तरीके की चीज़ है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, स्वच्छता सैनिटेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कम्युनिकेशन जो बिटवीन सिटी एंड टाउन, सिटी एंड रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच में ठीक कम्युनिकेशन हो, ताकि ईज़ी कम्युनिकेशन हो सके, ईज़ी ट्रांसपोर्ट हो सके, लॉजिस्टिक सेक्टर बेहतर हो। एग्रीकल्चर,
सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इसी से सारा डिपेंडेंट है, आपका सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 तरीके का मेनली, एक रिन्यूएबल एनर्जी और एक न्यूक्लियर सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग क्या जानते हैं? जो आपका सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है। न्यूक्लियर में हम लोग जो 3-4 तरह के रिएक्टर पढ़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वहाँ पे साइंस एंड टेक का यूज़ करके उसको और कैसे हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे उसका हम अधिक मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर पा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक में 2 रखा गया है, टूरिज़्म और स्पेस सेक्टर। टूरिज़्म में भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी योजनाएँ हैं, जैसे देखो अपना देश, आपका प्रसाद है, हेरिटेज है, ये सब स्कीम टूरिज़्म को ही बढ़ाने के लिए, या बुद्धा सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण सर्किट है, ये सब किया गया है टूरिज़्म को ही बढ़ाने के लिए। स्पेस सेक्टर जितने सारे अभी रिसेंटली हम लोग लॉन्च किए हैं, स्पेसएक्स, क्या होता है ये? कोई बताइए? स्पेस डॉकिंग डॉकिंग और किया गया है, अनडॉकिंग। 2 सैटेलाइट को डॉकिंग और अनडॉकिंग। ओके, ये बताइए ये क्या है? ये सेट शक्ति सैटेलाइट है, मिशन शक्ति। ठीक है, गुड। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें हम लोग क्या है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी, ये खुद एक तो टेक्नोलॉजी का हमारा सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का जब बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लिया आपका 36 मार्क्स का आया, तो आप ये माइंड में बनाएँ और हल्का सा टच करते हुए एक-एक पॉइंट सब बना के निकल गए। देखिए अगर आप देखिएगा 4 पॉइंट इधर 4 है, 8 तो 10, 2 12, इसमें तो 14, 18 नंबर का होता है। ये तो 36 मार्क्स का होता है। आप 18 पॉइंट दे देंगे, 2-2 नंबर भी मिलेगा, तो 1-1 नंबर भी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से उसको प्रेज़ेंट करते हैं। ये देखिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़, कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। देखिए हमने अलग-अलग पूरा बनाया है, एक ही पेज में। दिख पा रहा है? विज़िबल है? हुँ, देखिए, ये हमने बनाया है फिज़िकल। ए नंबर है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी में है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी में है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डी में है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई में है वाटर सैनिटेशन, वाटर जो भी जल को लेकर के और साथ-साथ स्वच्छता को लेकर के। एफ में है स्ट्रेटेजिक और लास्ट में रखा है जी में डिजिटल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मोटा-मोटी होता है। ओवरऑल लगभग इतना ही है, 1-2 अगर कुछ होगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अब अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं। उसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग रोड में देखते हैं, अलग-अलग टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे। अभी हमने ये शॉर्ट, ये माइंड मैप है। जब भी आप नोट्स बनाएँ या लिखें, तो प्रयास करें कि एक ऐसा माइंड मैप बनाएँ कि वो आपका एक पेज में, वो अगले 6-7 पेज जो भी आपका है, या तो लास्ट में लिखिए या पहले लिखिए, जैसे आपको सहूलियत होता हो। ये देखिए रोड सेक्टर में बहुत सारा चीज़ है, स्मार्ट रोड एंड हाइवेज, ग्रीन हाईवे का कांसेप्ट है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे हम लोग और हाईटेक बना सकते हैं, अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। आईटीएमएस से ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन, जिसको हम लोग अभी फास्टैग के नाम से जानते हैं। रेलवेज है, बुलेट ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन है, आपका अभी तो हाइपरलूप का भी कांसेप्ट आ गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन रेलवेज, सेमी ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस, जैसे अभी डीएमआरसी ने ट्रायल ट्रायल भी किया था कि ड्राइवरलेस ट्रेन। एविएशन में एयर ट्रैफिक है, गगन जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन एविएशन, उसमें ऐसा बायोफ्यूल एनर्जी यूज़ किया जाए, और 2018 में हुआ भी था। विस्तारा जो था, विस्तारा एयरलाइंस, उसने यूज़ भी किया था बायोफ्यूल्स का यूज़ करके रॉकेट का। पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटरवेज, ये हम लोग जो हमारा वाटर शिपिंग जो सेक्टर है, उसमें हम लोग कौन-कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट पोर्ट्स जो कि आईओटी इनेबल्ड हो, एआई इनेबल्ड हो, हम लोग देखेंगे, विस्तृत रूप में देखेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, एल्युमिनियम बैटरी सेल है,
लिथियम बैटरी सेल है। तो ये सब टेक्नोलॉजी ही है, उसको हम लोग सजा देना है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वो 3, 4, 5 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करके उसको हम लिख देंगे। इसी में साथ-साथ न्यूक्लियर एनर्जी एडवांसमेंट में उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जीआईएस का यूज़ किया जाता है, 5G IoT है, सस्टेनेबल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग है, 3D प्रिंटिंग है, ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारा आपका एक पेज में कंप्लीट है। वाटर सैनिटेशन, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, कैसे हम लोग तरीके से इस तरह से वाटर मैनेजमेंट करें कि जो फ़िल्ट्रेशन होता है, वो विदिन टाइम हो, पानी का जो एक्सेस हो पोर्टेबल वाटर का वो विदिन टाइम हो, उसके बाद मॉनिटर कर लिया जाए। कहीं अगर पानी लीक हो रहा है, तो उसको हम लोग IoT डिवाइस से लिंक करके हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि वहाँ पे बंद करने की ज़रूरत है या वहाँ पे अगर चालू रह गया है, तो उसको बंद करवाना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हाँ, जो एकदम हेवी। और ये आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग टेलीकम्युनिकेशन का बात करेंगे, जिसमें भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट। सर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल में ही आ जाएगा क्या? क्रिटिकल का मतलब ही क्या होता है? उसमें कौन-कौन आता है? बताइए। क्रिटिकल नाम क्यों पड़ा है उसका? रेलवे हो गया, रेल, हॉस्पिटल, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। और? डिजिटल नहीं, डिजिटल भी तो आएगा। अभी जो आपका साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा थ्रेट हो गया है, अभी आप न्यूज़ देखिए, डीप सीक जो इतना चर्चा में क्यों रहा? उसका वजह यही रहा कि अभी तक जो हम लोग जो काम कर रहे थे, या अमेरिका ही इतना पूरा वर्ल्ड परेशान है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब चाइना के पास अपना एक एआई ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो भी डेटा है, चाहे एप्पल की कंपनी, चाहे आपका एलन मस्क की कंपनी हो या इंडियन जो भी है, सारा मैन्युफैक्चरिंग वहीं होता है। अब वो सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो सारी इंजीनियरिंग, सारी पैटेंट धरी की धरी रह जाएगी। तो एक ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। हुँ। विस्तृत रूप में देखते हैं कि कैसे-कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साइंस एंड टेक का कैसे उसको इंक्लूड करके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग स्मार्ट रोड एंड हाईवे का बात किए, इसमें एक टर्म है, ध्यान रखेंगे, ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये हर तरीके से एयर में भी हो सकता है, उसमें एआई का, IoT का हम लोग ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन कितना है, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, और साथ-साथ ट्रैवल टाइम भी ऑप्टिमाइज़ हो। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब कम से कम समय लगे। जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सेंसर ऑटोमैटिकली रीड कर ले, कितने एंगल पे उड़ रहा है या कितने एंगल पे सड़क पे चल रही है गाड़ियाँ। इसको हम लोग ITMS बोलते हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बार-बार रीडिंग डालेंगे तो हो जाएगा। यूज़ ऑफ ड्रोन्स, ड्रोन्स का यूज़ करके भी फॉर रोड सर्वे एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, मतलब ड्रोन सर्वे करके, जैसे अभी हमारे बिहार में ही बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, उधर मोकामा समेरा बन रहा था, उधर अभी रिसेंटली आपका ये ओवरब्रिज बना। तो जो भी बन रहा है तो उसमें हम लोग ड्रोन का हेल्प लेकर के ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसा लैंड है, उसका टोपोग्राफी क्या है, कितना फर्टाइल है, क्या मुआवज़ा मिलना चाहिए, उसमें कितना भराई करनी होगी ताकि वो रोड से जो आपका लैंड है, लैंड से हाइट पे रहे, ताकि किसी भी तरह का अगर घटना हो, पानी ज़्यादा फ्लडिंग ज़्यादा हो जाए, फिर भी सारा कुछ ड्रोन के माध्यम से मॉनिटर किया जा सकता है एक जगह रह कर के ही। ग्रीन हाइवेज, आजकल हाईवे मतलब एक तो रिचार्ज, जो कि रोड का जब फ्रिक्शन हो रहा है, जब रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, तो उसके फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा करके जो गाड़ी में बैटरी है,
उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा, सोलर पावर्ड, जो ऊपर में जो छत होता है, उस छत में ही सोलर लगा हुआ हो और वो इतने हार्ड मटेरियल का हो कि ताकि एज ए कवर के रूप में भी काम करे, मल्टीपल पर्पस। वो एक स्ट्रॉन्ग कवर भी हो और साथ-साथ वो आपका सोलर पैनल के रूप में भी काम करे, ताकि वो रिचार्ज हो जाए। कम से कम मतलब जो हमारा फॉसिल फ्यूल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन, जिसका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है, कौन-सा टेक्नोलॉजी है? कोई बताएँगे? जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? फास्टैग का है? फास्टैग नाम क्या है? फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। टेक्नोलॉजी। RFID। गुड, गुड, गुड। डिवाइस। सब पढ़े हैं, सही है। ये आपका स्मार्ट रोड हाईवे कैसे हम बना सकते हैं? रोड बना, ये रेलवे में देखते हैं। रेलवे में क्या-क्या किया जा सकता है? अभी हम लोग बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं, उसमें मैगलेव, क्या होता है मैगलेव का फुल फॉर्म? बताइए। मैग्नेटिक लेविएशन। लेविटेशन। ये आपका क्या है, मैग्नेट के रूप में जो नीचे भी जो पटरी होती है वो मैग्नेट होता है, और रेलवे जो आपका रेलवे का जो कोच होता है वो भी मैग्नेट होता है, ताकि दोनों के बीच में रिपल्सन होता है और लेस फ्रिक्शन की वजह से और बहुत तेज से चलती है। हाइपरलूप एक तरह से टोटली वो क्या है, वैक्यूम है। एक ट्यूब होता है, इसमें वैक्यूम होता है, उसमें ये सब टेक्नोलॉजी है कि रेलवे को कैसे हम लोग और मॉडर्नाइज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको कैसे हम लोग मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ग्रीन रेलवे, जिस तरह से ग्रीन हाईवे है, उसी तरह से ग्रीन रेलवे बना सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन करके, साथ-साथ सोलर पावर्ड भी करके। एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, जैसे अभी हमारे पास जो अभी कौन-सा सिस्टम है, कवच। हम लोग एआई के माध्यम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गाड़ियाँ कहाँ हैं, कहाँ पे नहीं हैं, उसमें अगर कुछ फ़ॉल्ट है रेलवे के ट्रैक में, उसको भी रिएक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ठंड के समय में से कुछ जाता है, गर्मी के समय में फैल जाता है, तो इज़िली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। किसी तरह का अगर फ़ॉल्ट होता है, किसी तरह का क्रैक होता है, तो इज़िली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और साथ-साथ ये कवच तो हैं ही कि आपस में कोलिजन नहीं हो। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं कि कवच। सेमी ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। ड्राइवरलेस आजकल तो प्रयास ये हो रहा है कि विदाउट ड्राइवर का ही गाड़ी ऑटोमेटेड, एक तरह से रोबोट चलाए या सारा प्रोग्रामिंग सेट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है, आनंद विहार से साकेत विहार जहाँ भी जाना है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको लिंक कर सकता है और उसमें प्रोग्रामिंग डाल देना है, कोई भी आदमी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ-कुछ टर्म्स को ध्यान रखेंगे, हाई स्पीड ट्रेन्स हो गया, ग्रीन रेलवेज़ हो गया, एआई के माध्यम से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसका मेंटेनेंस को लेकर के, उसका डेटा को लेकर के, ट्रैफ़िक को लेकर के, कितना ट्रैफ़िक कंजेशन है, साथ-साथ ड्राइवरलेस ट्रेन। ये आपका रेलवे में कुछ-कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको साइंस एंड टेक को यूज़ करके हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। ये देखिए एविएशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें आज देखिए आजकल कंसेप्ट हम लोग क्लास में एक बार चर्चा भी किए थे कि आजकल कंसेप्ट आने वाला है फ्लाइंग टैक्सी का, जो हेलीकॉप्टर से बहुत सस्ता है और आसानी से वो एक बार में, जैसे हेलीकॉप्टर 4 व्यक्ति को 5 व्यक्ति को ले जाता है और ये टैक्सी एक बार में 12 व्यक्ति को ले जा सकता है और उससे सस्ता भी है हेलीकॉप्टर से। 600-700 किलोमीटर आसानी से 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर ईज़िली कवर कर सकता है और मिनिमल रेट पे। तो ये आने वाले भविष्य में फ्लाइंग कार्स और फ्लाइंग टैक्सी का कांसेप्ट हो सकता है। इसमें आप बता सकते हैं कि जो साइंस एंड टेक, फ्लाइंग टैक्सी एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्लाइंग टैक्सी या फ्लाइंग कार्स। अभी वर्तमान में जैसे कि ग्रीन एविएशन का हम बात कर रहे थे, विस्तार एयरलाइंस ने शुरुआत भी किया था बायोफ्यूल्स का यूज़ करके। और लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल्स हो, एल्यूमीनियम का बना हो, टाइटेनियम का बना हो कि कम वेट हो और उसका स्ट्रॉन्गनेस भी उतना ही हो। इसके बारे में तो आप जानते हैं। गगन क्या है ये बताइए? बताइए कोई? मानवरहित विमान। गगन सर मानव रहित विमान। के लिए ये आई एम टेक्नोलॉजी नॉट है टॉकिंग अबाउट इसका। गगनयान मिशन। हाँ, बताइए।
कोई बता रहे थे, हाँ बोलिए बोलिए। जीपीएस ऑगमेंटेड, जीपीएस के साथ एडेड इंडिया के द्वारा विकसित तकनीक है वायुयानों क्या के है फुल लिए। फॉर्म? जीपीएस एडेड, आगे बोलिए। एनीवन प्लीज? आगे सब जीपीएस सब ऑगमेंटेड ब्लैंक है। जियो, जीपीएस ऑगमेंटेड जियो करके है सर, नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन करके है सर। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट इज जियो इसका क्या काम है बताइए? सो जस्ट लाइक जीपीएस, लेकिन ये रीजनल है, वही काम है उसका। हाँ ठीक है, देखिए इंडिजिनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गगन के माध्यम से इजीली, पहले क्या होता था, अब एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है एटीसी, आप जब कभी जाएंगे सफर करेंगे तो सारा कुछ एटीसी के माध्यम से निर्भर करता है, कितने एंगल पे उड़ रहा है, कितना हाइट पे उड़ रहा है, क्या ह्यूमिडिटी है, सारा कुछ ये एटीसी कंट्रोल करता है और उस हिसाब से ही एटीसी ही बताता है, मॉनिटर करता है। लेकिन अब हम लोग गगन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ये इजीली लिंक्ड किया गया है, जो भी हमारा एयरलाइन सर्विसेज है, जो भी एयरलाइन सर्विसेज है उसको लिंक किया गया है। लिंक करके प्रयास ये किया गया है कि जो भी चीजें हो रही है, हाइट है उसका, कितना एंगल पे उड़ रहा है, या क्या कोई कंजेशन हो रहा है, एयर कंजेशन, उधर से भी फ्लाइट आ रही है, तो सारा कुछ को इजीली मॉनिटर कर सकता है। समझ लीजिए कि जिस तरह से जीपीएस आपका ग्राउंड पे काम करता है, उसी तरह से अब जीपीएस ऊपर भी काम करेगा, और वो एयरलाइन सर्विसेज के लिए बहुत आसान हो गया है और वर्तमान में भी लिंक हो गया, और ये बिल्कुल ही इंडिजिनस है। हाँ बाकायदा अभी भी जीपीएस पे ही काम कर रही है, लेकिन अभी आईआरएसएस से लिंक करने की जरूरत है। ये क्या है ये बताइए? आईआरएसएस सर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेविगेशन सिस्टम है सर सर इसके जीपीएस के अंतर्गत ऊपर। इसी को हम लोग, 7 सैटेलाइट आती है। ठीक है, गुड नाविक, गुड गुड, इसी को हम लोग बोलते हैं नैविक। नाविक। नैविक क्या है इसका नाम, फुल फॉर्म बताइए इसका, लीजिए बताइए। नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये इसी पर ATMS, सर में जिस तरह से करगिल हम के लोग, समय वी फेल्ट द नीड। क्या बोल रहे हैं करगिल बताइए? के टाइम में सर वी फेल्ट द नीड ऑफ इट ड्यूरिंग द हाँ करगिल बिल्कुल वार। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ATMS। तो अब हम लोग बना लिए हैं, इसको ऑपरेटिंग चल रही भी है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हम लोग 10 मीटर तक एक्यूरेसी है। जो जीपीएस है अमेरिका वाला, उसकी एक्यूरेसी 20 मीटर तक का है। इसमें हम लोग जो बनाया है नाविक, ये 10 मीटर तक एक्यूरेसी दे सकता है, 10 मीटर तक, सॉरी, तो उससे ज्यादा बेहतर हाई एक्यूरेसी वाला है हमारा इंडिया का ATMS, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिस तरह से हम लोग देखे थे ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक उसी तरीके से ATMS है। ये आपका हो गया एविएशन का बात हो गया। पोर्ट्स एंड इनलैंड एयरवेज, इनलैंड वाटरवेज जो हम लोग देखते हैं, पोर्ट्स पे अलग अलग तरीके का चीज है, जैसे कि स्मार्ट पोर्ट्स, पोर्ट्स में वही हो, वो भी AI से टैग्ड हो, जैसे ही किनारे पे आए, बीच पे आए, तो आसानी से पता चल जाए कि हाँ अब बोट आ गया है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। IoT जान ही रहे हैं, उसको IoT डिवाइस से AI से लिंक करके रखेंगे। ब्लॉकचेन, एक डेटा जो, ऐसा डेटा जो कि शेयर्ड है लेकिन कांट बी चेंज्ड इंडिविजुअली। कांट बी चेंज्ड, हाँ, तो ब्लॉकचेन का भी यूज किया जा सकता है। फूड लॉजिस्टिक एंड कार्गो हैंडलिंग्स, जितना भी इसमें आप बना सकती है, आपको ये शब्द पे ध्यान देना है। ये बनाना, बात बनाना, बोल वचन करना, ये आपका काम है, ये आप लिखना सीख जाइए। जब सामान या तो जा रहा हो या आ रहा हो, तो इजिली उस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग कर दें। सपोज करिए उसमें 400 है कार्टन्स, तो 400 कार्टन्स उतर जाएगा, कितने टाइम में उतर जाएगा, सारा ऑटोमेटेड हो जाए। RIS, रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह से हमारा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है,
उसी तरीके से रिवर का भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, उसमें किस क्षेत्र में कहाँ पे नदी का बहाव ज्यादा है, नदी का कटाव ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा अलर्ट की जरूरत है, कहाँ पे ज्यादा, सारा कुछ हम लोग मॉनिटर, ताकि नेविगेशन ज्यादा सीमलेस हो, इजी हो, सुलभ हो। ग्रीन टग ट्रांजिशन, इसका नाम बताइए कोई, ग्रीन टग क्या होता है, बताइए ग्रीन टग क्या है? एक तो ग्रीन शिपिंग एग्रीमेंट हुआ था सर। नहीं, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, ग्रीन टग क्या है, कोई एनीवन नो? बड़े जहाज को जब मतलब पोर्ट पे लाना खींच होता है कर तो उसके लाने लिए के मतलब लिए सर बंदरगाह के पास उसमें वेरी रिन्यूएबल गुड। एनर्जी का उपयोग करने से एक होता है। छोटा नाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टग। ठीक है, छोटा नाव होता है जो कि बड़े नाव को खींच के लाता है, बड़े सीप को, नाव ने सीप को बंदरगाह के किनारे एकदम, उसके लिए हम लोग ग्रीन टग यूज कर, तो वही करा कि टग तो यूज करते हैं, लेकिन अब हम लोग समझ लीजिए टग का मतलब है स्मॉल बोट या स्मॉल शिप्स कर सकते हैं। तब ये भी क्या करना है कि ग्रीन हो, ग्रीन करने का मतलब क्या हो, जो उसमें एनर्जी फॉजिल हो रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बनाए, इलेक्ट्रिक है तो सोलर पावर्ड कर दें, हाइड्रो पावर कर दें, नॉन दैट बिकम्स पॉल्यूटिंग ग्रीन। एनर्जी। सर ये ग्रीन शिपिंग के अंदर में नहीं आएगा? अभी हम लोग पॉलिसी नहीं पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, पॉलिसी नहीं पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन ट्रांजिशन। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्म पे बात कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल में लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी में या लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। ओके। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी में क्या क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। सोलर एनर्जी में फोटोवोल्टेइक सेल तो यूज करते ही हैं, आजकल जो कंसेप्ट हो गया है फ्लोटिंग सोलर फार्म्स, ये बहुत बेहतर कंसेप्ट है। तो ये सब जगह तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अब इसमें एग्जाम्पल भी आप दे देते तो और बेहतर हो जाए, जैसे कि तेलंगाना में बनाया गया या दरभंगा में भी है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। विंड एनर्जी का हो गया, ऑफशोर विंड फार्म्स, एडवांस टरबाइन इन डिजाइंस, एआई बेस्ड हो, ताकि हम लोग इजीली फोरकास्ट कर सकें किस समय मतलब मैक्सिमम विंड स्पीड हो, ताकि हम लोग मैक्सिमम टरबाइन एफिशिएंसी हो सके और मैक्सिमम पावर आउटपुट हो सके। ये प्रेडिक्टिव है, एआई के माध्यम से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये शब्द तो सब दिमाग में रख ही लीजिए, एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, अब इसमें भी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब को ध्यान ही रखना है। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ये सब तो यूटिलाइज होगा ही। आईसीटी का जितना भी चीज है वो कहीं भी हम लोग पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक, या किसी भी तरह का पॉवर्टी आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, पोल्यूशन आ जाए, पॉपुलेशन आ जाए, कहीं भी आ जाएगा, उसको हम लोग यूटिलाइज कर ही सकते हैं। कुछ नहीं होता है तो हमने बताया भी था कि आईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, अभी जो वर्तमान में हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे बड़ा अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि, क्योंकि हम लोग वाटर से ही निकाल लेंगे H2+O2, तो इस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, साथ साथ कॉस्ट अभी उतना एडवांस अभी हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाया है, लेकिन इस पे हम लोग सही तरीके से काम कर लिए हैं तो ये सबसे बेहतर होगा विदाउट एनी पॉल्यूशन। बाकी एल्युमिनियम बैटरी, एयर बैटरी का भी कंसेप्ट है। सेल गैस तो आप लोग जो चट्टान के अंदर जो पाया जाता है उसको भी निकाला जा रहा है, जो चट्टान में पहले से घुस मतलब एनर्जी या आप कह सकते हैं फ्यूल्स, उसको हम लोग सोख करके निकाल रहे हैं चट्टान के अंदर से। ये अमेरिका इस पे बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। एल्युमिनियम एयर बैटरी, हेलो सर, एल्युमिनियम की, हाँ, सेल गैस और कोल गैसिफिकेशन एक ही है क्या? कोल बेड बोलते हैं नहीं, ना कोल उसको। गैसिफिकेशन और सेल गैस। कोल गैसिफिकेशन देखिए, अब कोल का क्या कर रहे हैं हम लोग, गैस के माध्यम से, गैसिफिकेशन के माध्यम से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि सेल में क्या होता है, हम लोग रॉक्स के, जनरली हम लोग क्या करते हैं, रॉक्स के माध्यम से हम लोग उसको ड्रिलिंग करके, ग्राइंडिंग करके निकालते हैं। तो दोनों नहीं कर, देखिए दोनों है फॉसिल फ्यूल का ही, लेकिन सेल में क्या है कि
हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, कोल का क्या है लिमिटेशन है, ये वाली चीज़ें हैं। सर ये तो ठीक है। नेचुरल सोर्स से आ रहा है तो नॉन रिन्यूएबल में आएगा। शेल किसमें? गैस। शेल गैस। हाँ, शेल गैस हाँ। तो मैं ये लिखा हूँ इसलिए कि मैं इसलिए लिखा हूँ शेल गैस को कि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, दैट्स व्हाई। लेकिन शेल गैस को भी यूटिलाइज़ किया सकता है। जैसे कि मैं बता रहा था एल्युमिनियम मेरा बैटरी वाला, एल्युमिनियम का भी क्या है कि जो हमारे पास अभी जो बैटरी है, कन्वेंशनल सेल और ये हम लोग जो पढ़ते हैं, एचसीएल बैटरी या H2SO4 का जो बैटरी होता है, जो गाड़ी में यूज़ होता है। तो अभी जो बैटरी एल्युमिनियम एयर बैटरी है, इसके पास इतना हाई कैपेसिटी है, इसके पास ज़्यादा ये कैलोरीफिलिक फ्यूल है। अगर ये 1 किलोग्राम जलता है एल्युमिनियम, तो कहीं जो हमारा जो ट्रेडिशनल बैटरी है, उससे कहीं लगभग 100 गुना, 50 गुना ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास उतनी अभी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है तो कल मैं पढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी अभी ऐसा आने वाला है, यू कांट इमेजिन, मतलब उसमें ये क्या है कि हम लोग प्लांट के माध्यम से प्लांट उगाएँगे। प्लांट के माध्यम से हम लोग जो रेयर अर्थ मेटल्स है, जैसे निकेल, जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसको हम लोग प्लांट के माध्यम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? बताइए। एनीवन? का मतलब है कि देखिए, जो प्लांट निकेल ऑब्जर्व करता है एज अ मिनरल्स, एज अ कंस्टिट्यूएंट्स, वो अपने पोषक फाइटोरिमेडिएशन टेक्निक सर, फाइटो एक फाइटोरिमेडिएशन टेक्निक हाँ, यूज हाँ, होता था। बिल्कुल। हाँ, एक टेक्निक है इसमें, तो वही इसमें उसमें होता क्या है, प्लांटिंग किया जाएगा, प्लांटिंग में जो भी एब्जॉर्ब करता है, जो वो अर्थ मेटल्स या जो जौन-सा वो मिनरल्स कंज़्यूम करता है वो प्लांट, उसको हम लोग क्या करेंगे, वैसा प्लांट लगाएँगे उस क्षेत्र में, क्योंकि हमें पता है कि संभावना है कि उस क्षेत्र में निकेल पाया जा रहा है। तो वैसा प्लांट लगाएँगे जो निकेल को ऑब्जर्व करता है एज़ अ मिनरल्स। उसके बाद वो उसका प्लांटिंग किया जाएगा, उसका फार्मिंग होगा, खेती किया जाएगा और लार्ज लेवल पे फिर उसको हम लोग जलाया जाएगा फैक्ट्री में या उस तरह से, और जो उसका अवशेष होगा, उसके अवशेष से हम लोग निकालेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह होगा, सारा प्रक्रिया होगा। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी इस पे विचार हो रहा है। एक दो संस्था इस पे काम कर भी रही है। मैं नाम भूल रहा हूँ संस्था का। कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जिस दिन ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इज़िली एक्सेस हो गया, तो फिर मतलब बहुत बेहतर हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। सर एक वैम भी है, मतलब माइकोरिजा वाला, वो जो फॉस्फेट को इनटेक करता है, उसकी मदद से भी मतलब वेसिकुलर क्या है? एर्गेकुलर माइकोरिजा है, मतलब मैक्रोजा है। हाँ, हाँ। फॉस्फेट को वो इनटेक करता है। हाँ, तो यही से प्लानिंग किया जा रहा है कि जो भी प्लांट से सॉरी मैक्रोजा का बात कर रहे हैं, तो जो फॉस्फेट को ऑब्जर्व करता है तो उसको हम लोग फॉस्फेट वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी काम ये हो रहा है कि जो सबसे महँगा रेयर अर्थ मेटल्स है, अभी वर्तमान में चाइना जो है, जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स है, सारा का वो सेंटर बना हुआ है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी बन रहा है, सारा चाइना से, अभी चाइना 1 नंबर पे आ चुका है, सरपास कर चुका है अमेरिका को। दैट्स व्हाई डेवलपिंग कंट्री लाइक अमेरिका, मतलब पूरा परेशान है डेवलप्ड कंट्रीज, इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है ऐसा। तो ठीक है, तो ये इसको बायो माइनिंग हाँ, बोल सकते हैं सर? बायो माइनिंग नहीं कर सकते, नहीं। ओके। बायो माइनिंग नहीं कर सकते। बायो माइनिंग हुआ कि हम लोग माइनिंग जब करते हैं तो इस तरह से करें कि जहाँ पे लेस पॉल्यूशन हो ही नहीं, हम या बायोफ्यूल्स का यूज कर लिए हैं या सोलर एनर्जी का यूज करके कर रहे हैं कि कम से कम हम पॉल्यूशन करें, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करें। सर इसको न्यूक्लियर एनर्जी फाइटो माइनिंग कर सकते हैं। हाँ, फाइटो रेडिएशन जो कर रहते हैं इसको हम कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर एनर्जी में अभी जो वर्तमान में चल रहा है, इस पे काम हो रही है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसका मतलब ये क्या है कि जो पहले बहुत ज़्यादा बल्की होता था, अनकंट्रोलेबल होता था, कैडमियम का हम लोग यूज़ करते थे, सारा कुछ अब हम लोग
एक बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोलेबल, जिस तरह से पावर प्लांट सेटअप करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, ठीक उसी तरीके से हम लोग स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर भी डेवलप कर सकते हैं और उसमें बहुत ही सेफली तरीके से इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, जिसका हम लोग इनहेंस सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। टेक्निकल बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी अगर आप लिख दे रहे हैं, इस शब्द को लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, ये काफ़ी है। क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप साइंस एंड टेक एक्सपर्ट हैं। वो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जब प्रशासन में जाएँ, तो किसी भी तरह का साइंटिफिक चीज़ें हों, उसको ईज़िली समझ सकें, ईज़िली उसको मॉनिटर कर सकें। या अभी जो रिसेंट में जो भी टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो रहा है, उसको आप ईज़िली हैंडल कर सकें। जितने भी थाने सब में सभी को मिल गया लैपटॉप, कंप्यूटर, सभी जितनी प्रशासनिक इकाई हैं, सबको मिल रहा है। सारा कुछ ही गवर्नेंस पे हो रहा है। तो अब जिनके जो पुराने वाले ऑफिसर्स हैं, ये पुराने स्टाफ्स हैं, उनको जानकारी नहीं, बहुत दिक्कत होती है। तो टेक्नोलॉजी दैट्स व्हाई ज़रूरी होता है प्रशासक के लिए। स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज, वर्तमान में अभी जो भी हमारा एनर्जी स्टोर हो रहा है, होता क्या है कि कई क्षेत्रों में हमारे पास सप्लाई करते रहते हैं, जबकि उस क्षेत्र में ज़रूरत नहीं है, या हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाते हैं सही से, क्योंकि ह्यूमन एरर होता ही है। तो उसको हम लोग स्मार्ट ग्रिड बना सकते हैं। और ग्रिड में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, रखा रहता है, जिधर सप्लाई करना है हम लोग सप्लाई करते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड्स के माध्यम से हम लोग एआई का यूज़ करेंगे, आईओटी का यूज़ करके कम से कम लॉस हो, रिड्यूस लॉसेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अधिक से अधिक ऑप्टिमाइज हो सके, कम से कम लॉस हो और अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, इसमें हम लोग लिथियम आयन बैटरीज, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, सब बैटरी का है एग्जाम्पल, सब बैटरी है, इसके माध्यम से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। माइक्रो ग्रिड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम, अब ग्रिड के भी उससे भी छोटा ऐसा बना दिया जाए कि अगर मान लीजिए दूरी पे है, तो जितने लंबे तार रहेंगे उतने अधिक रेजिस्टेंस होगा, तो उतना अधिक पावर लॉस होगा। तो माइक्रो ग्रिड का कंसेप्ट लाया जा रहा है कि ग्रिड से भी एक और सब यूनिट बना दिया जाए और वहाँ पे माइक्रो ग्रिड बनाया जाए, ताकि कम से कम पावर लॉस हो और हम लोग उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। ये देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है स्मार्ट सिटी, इसको हम लोग अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तो आएगा ही आएगा। जीआईएस का यूज़ करेंगे, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें डेटा मैपिंग करते हैं, किस क्षेत्र में कहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट है, 5G एंड IoT, ये ध्यान दीजिएगा। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो हम लोग बना रहे हैं, तो ऐसा हो कि यूनिफॉर्म हो बिल्डिंग, या बिल्डिंग साथ-साथ वो हो कि जितने भी डिज़ास्टर रेजिलेंट हो। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो कभी कंपन होता है, तो उसको बिल्कुल डिज़ास्टर रेजिलेंट हो, साथ-साथ क्या हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। तो ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में सारा कुछ आ गया। ये आप लिखते हैं ना, मतलब तो एक अलग लगता है कि हाँ, कुछ लिखा गया है। जैसे उसमें मैंने बताए थे आपको रिवर बिहेवियरल मॉडल एनालिसिस, जब डिज़ास्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये बताए थे कि गवर्नमेंट ने ये मॉडल डेवलप किया है और इस मॉडल के माध्यम से रिवर के बारे में जान रहा है, उसका क्या फ्लो है, उसका क्या है। उसी तरीके से बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग उस शहर में, ताकि ट्रांजिशन नहीं हो, 15 फीट का सड़क रहे, हर चीज़ रहे, बाकायदा जितनी बिल्डिंग बने इको फ्रेंडली हो, डिज़ास्टर रेजिलेंट हो। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो भी बिल्डिंग अभी जो बन रहा है वो ग्रीन बिल्डिंग हो। 3D 4D प्रिंटिंग, हम लोग जल्द से जल्द प्रिंटिंग करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्मार्ट मटेरियल्स, आजकल ऐसा मटेरियल्स भी आ रहा है सेल्फ फिलिंग कंक्रीट, अगर मान लीजिए उसमें वो दीमक लग गया हो या झड़ने लगा हो या खराब हो रहा है क्वालिटी, तो ऑटोमेटिक वो हील कर सकता है।
जिस तरीके से हमारा त्वचा, हमारा बॉडी लिविंग सेल्स ऑटोमेटिक हील करता है, धीरे-धीरे रिकवर करता है। तो इस तरह का मटेरियल भी बनाया जा रहा है कि वो भी हील कर सके। कार्बन कैप्चरिंग ब्रिक्स, ऐसा ब्रिक्स जो कार्बन कैप्चर करे, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 उसको कैप्चर करे। ये टेक्नोलॉजी है, ये आम व्यक्ति तक पहुंच नहीं है, दैट्स व्हाई, लेकिन जिस दिन ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए बेहतर हो जाएगा। दैट्स व्हाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ऐसे नहीं, अगर सही तरीके से उसको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए तो। रूरल एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें हैं। ड्रोन सेंसर का एग्रीकल्चर में तो आप लोग जानते ही हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सोलर पावर्ड हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हमारा एक स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या भारत नेट डिजिटल विलेज के लिए, कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत लगभग कितना है 2.5 लाख। ये क्या है? विलेज एक पंचायत है? पंचायत है बताइए कोई। पंचायत है। इतने 6.5 लाख। तो ये प्लानिंग है कि अब हो चुका है, लेकिन अभी कई जगह ऑपरेशनल नहीं है, कई जगह ऑपरेशनल है, लेकिन तो हम लोग ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम लोग इंटरनेट का एक्सेस पूरे सभी गाँव में, सभी पंचायतों में पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। सैनिटेशन, और सैनिटेशन में साथ-साथ जो वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें भी हम लोग, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक आप क्षेत्र में, एक शहर में, एक कंट्री में, एक स्टेट में देखते हैं, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें मान लिया स्मार्ट वाटर का हो गया, विश्लेषण कर सकते हैं, या ये सब तो हम लोग पढ़े ही हैं, IoT पढ़े ही हैं। फिल्ट्रेशन में हम लोग पढ़े थे मेम्ब्रेन बाय, सब इससे पहले भी हम पढ़े थे वेस्ट ट्रीटमेंट में, ये सब हम लोग चर्चा किया था। बायोडाइजेस्टर हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स हो गया, ये सब यूटिलाइज करना है, ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आपका टूरिज्म है और स्पेस सेक्टर है। टूरिज्म में भी AOI, IoT, ब्लॉकचेन। देखिए, ये बताइए क्या है AR और VR? ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। हाँ, क्या होता है? एग्जाम्पल समझाइए मुझे। वर्चुअल रियलिटी इज सर की मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो है टोटल कट ऑफ हो जा रहा है, एंड ओनली द ऑनलाइन मीडिया दैट इज एक्टिव, बट इन ऑगमेंटेड रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड प्लस द वर्चुअल रियलिटी बोथ आर एक्टिंग टुगेदर। VR का एग्जांपल टीवी हुआ और AR का एग्जांपल मेटावर्स। AR का एग्जांपल मेटावर्स। AR का ये सिंपल एग्जांपल, आप मान लीजिए कि आप अगर 3D अगर किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, वो भी AR में ही आएगा। आजकल वेबसाइट खोलेंगे, प्रसाद या सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट पैटर्न बनता है, उसमें भी एकदम इतना अच्छा विजुअलाइजेशन होता है, और वो मोबिलाइज मतलब घूमते रहता है। 3D प्रिंटिंग लगा के कि उसका देखिए नाम ही है AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो रियलिटी को इस तरह से इंक्रीज करे कि वो और अधिक लगे कि रियल है, लग रहा है कि आप सामने से ही देख रहे हैं। अब वर्चुअल में तो टोटली कट ऑफ हो जाता है। वर्चुअल का मतलब ही है कि जैसे कि हम लोग कोई वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो वीडियो गेम्स जब खेल रहे हैं या, तो उसमें क्या है कि टोटली हम लोग सारा कुछ वो वर्चुअल में हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा है। तो इसका भी हम लोग टूरिज्म में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे अभी वर्तमान में कुंभ का लाइव प्रसारण हो रहा है, या उसमें जितने भी अलग-अलग जो महंत हैं या अलग-अलग आपका टेम्पल्स है, अलग-अलग चीजें वहाँ पे भी विजुअलाइज किया जा रहा है। AR के माध्यम से भी उसको हम लोग घर बैठे विजुअलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रोन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे CCTV कैमरा लगा हुआ है, हर चीज मतलब लाइव मॉनिटरिंग और अधिक अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि कुछ-कुछ स्कीम है, ध्यान रखेंगे। प्रसाद स्कीम है, हृदय स्कीम है, और बहुत सारा स्कीम हम लोग पढ़ेंगे। स्पेस सेक्टर में
जो कुछ बाकी तो ये तो खुद ही सिलेबस में हम लोग सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कुछ इसमें जो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट जैसे कि RLB रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने बनाया भी है, उसका नाम है RLB। बताइए क्या नाम है, नाम क्या है इसका? पुष्पक, गुड। ऐसे तो जान ही रहे हैं, गगन मिशन और गगनयान बता ही दिया, तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए लगभग हमने 15 पॉइंट पे बात किया। अब अगर एक-एक पॉइंट में 2-2 लाइन में लिखते हैं, आपका आसानी से 4-5 पेज भर जाएगा। तो ये आपको सीखना है और साथ-साथ नोट्स बनाना है। एक टॉपिक जिसको पकड़ें, उसको अच्छे से खत्म कर देना है, उसका सारा डायमेंशन। फिर वो डायमेंशन बचे नहीं कि क्या है, क्या नहीं है। बाद में जब हम दोबारा कभी पढ़ें या उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ें, तो उसको एडिशन करेंगे। दोबारा हमको उसका नोट्स बनाना नहीं पड़े, उसको दोबारा लिखना नहीं पड़े। जो भी करना हो, वैल्यू एडिशन हो। चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस है। अब तो जीएस का चीजें सर हैं। सर उस माइंड मैप में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते थे? दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सोशल में आपका और ज़्यादा हो जा रहा था, दैट्स व्हाई मैंने सोशल में आपका क्या दीजिएगा, हेल्थ दीजिएगा, एजुकेशन दीजिएगा, आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये सारे चैलेंजेज है और जीएस में भी देखते हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल डिवाइड है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है, स्टैंडर्ड मेंटेन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, सोशल में इनएडुकेट ह्यूमन रिसोर्स, अभी मानव संसाधन उतना अधिक कैपेबल नहीं हुआ, स्किल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लैंड एक्विजिशन फिजिकल में सबसे बड़ी चुनौती है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण करने में मुआवजा देना है, एलपीसी जनरेट करना है, बहुत चुनौतियाँ होती है, विरोध होता है, फंडिंग का दिक्कत है ही, टेक्नोलॉजी का दिक्कत जान ही रहे हैं। इसके अलावा और भी समस्याएँ हैं, हमारे पास हाई कॉस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, ये सब तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं, ये सब चैलेंजेस है, लिमिटेशन है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये आपका चैलेंज है, सॉल्यूशन में क्या रहेगा, यही सब रहेगा। उसको हम कैसे फंडिंग कैसे किया जा सकता है, पीपीपी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं फंडिंग, सिविल सोसाइटी के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करें, विभिन्न संस्थाओं के बीच इंटीग्रेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम जो जीडीपी है, जीडीपी का अभी अगर मान लीजिए 0 पॉइंट कितना हम लोग खर्च करते हैं अभी बताइए? 0.67 मतलब वही लगभग 0.7 करते हैं, तो सोचिए कितना अभी कम है। चाइना, अमेरिका 2.5, 3.5 खर्च करता है। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, फंडिंग उतनी नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है। हमारे पास जो भी हम लोग क्या है एक तरह से क्लाउड स्टोरेज बन के रह गए हैं। मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है हम लोग। हम लोग प्रोडक्ट कुछ नहीं बना पा रहे हैं। जो है, जो चीज़ बना हुआ है, फेसबुक बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना हुआ है या जितने भी क्लाउड स्टोरेज का काम होता है, सारा कुछ का हम लोग सिर्फ सर्विस देते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास डेटा सेफ रहे। कई बार कहा जाता है कि जो भी ऑपरेशनल हो, गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया जाता है कि इंडिया में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया या जो भी, उस सारा का डेटा यहीं रिकॉर्ड हो, यहीं पे रखा जाए। इसको हम लोग बोलते हैं एज कंप्यूटिंग, ठीक है? जैसे जो भी प्रोसेस होता है, चाहे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसका डेटा सब यहीं रखा जाए। लेकिन होता क्या है, अमेरिका अपने पास, तो वो गाइडलाइंस को अभी भी फुलफिल क्यों है? क्योंकि हमारे पास उस तरह का अभी भी उस तरह का ऐप्स नहीं है, उस तरह का वेबसाइट्स नहीं है, इस पे टोटली गवर्नमेंट काम करे। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी जारी किया, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स एंड फॉरेन अफेयर्स, कि आप लोग डीप सीक से बचना है, उसको यूटिलाइज नहीं करना है। तो क्यों ये सब चुनौतियाँ क्यों आ रही है? कि हमारे पास अपना इंडिजिनस नहीं है। ये देखिए इनिशिएटिव, बहुत सारा इनिशिएटिव है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है बताइए? बात करते हैं इनिशिएटिव कौन-कौन सा है, पॉलिसी कौन-कौन से गाइडलाइंस है, कौन-कौन सी पॉलिसी है, उससे संबंधित कौन-कौन सी संस्था है।
इनिशिएटिव में कुछ ज़्यादा ही है, लोग तो पढ़े ही हैं, सब चीज़ें मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि एक जगह रहता है तो सही रहता है कि जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ओवरऑल पैकेज। पीएम गति शक्ति स्कीम, नेशनल मोनेटाइजेशन ही तो चर्चा में रहता ही है, इस बार भी चर्चा में रहा बजट में। गति शक्ति देखिए दोनों क्या है, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो सरकार के पास जहाँ भी संपत्ति अनयूज्ड है, अनयूज्ड लैंड है, उसको हम लोग मोनेटाइज करेंगे ताकि उससे हमें कुछ रेवेन्यू मिले। पीएम गति शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है उसको हम लोग नाम दे दिए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो पीएम गति शक्ति ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारे स्कीम आएंगे, जैसे एमपी, एनआईपी सब इसी के अंदर आता है। उसमें आपका भारतमाला है, सागरमाला है, तो ध्यान रखना है। देखिए रेलवे में है, कौन-कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है स्पीड अप करने के लिए, वंदे भारत ट्रेन है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक जो भी सिग्नल हो या रोकना है गाड़ी को ऑटोमेटिक हो जाए, एआई के माध्यम से, आईओटी के माध्यम से। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद ये बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं। रोड में भारतमाला प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। अभी तक टिल नाउ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 6 MMLP बन चुका है, ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 24-25। वर्तमान में अभी रोड इतना है। सर फुल फॉर्म एमएमएलपी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका मतलब क्या है, मल्टी मॉडल मतलब वो रोड भी हो सकता है, वो शिप भी हो सकता है, मतलब वाटरवेज भी हो सकता है, नाम ही है इसका मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल जिसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यातायात के जो साधन है उसमें रोड भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, आपका जल भी हो सकता है, पाइपलाइन भी हो सकता है क्या सर? पाइपलाइन नहीं कहेंगे इसको। मेन आपका 4 है ना, रोड, रेलवे, वाटरवेज और एयरलाइन, ये 4। तो ये 4 तरीके से सामान, जैसे अभी हम लोग कुछ बना रखे हैं, हमारे बिहार में भी कहीं बताइए, जानते हैं? यस सर। कहाँ बताइए? सारण में सर। बीटा सर, बीटा में बन रहा है। बीटा में क्या है, कंफ्यूजन इतना क्यों है? देखिए दोनों में अंतर है। बीटा में क्या है? बीटा में ड्राई पोर्ट है ड्राई पोर्ट है सर, सारण है और सर। सारण में सर छोटू घाट ऐसे करके कुछ घाट। बीटा में ड्राई लैंड पोर्ट है ना? क्या नाम उसका? सारण में है सर। ड्राई लैंड। और सारण में क्या बताइए? सारण में सर पोर्ट है सर, कार्गो पोर्ट है। उसका नाम है मल्टी मॉडल, कुछ घाट करके सर उसका नाम मल्टी मॉडल छोटू लॉजिस्टिक। घाट है। हाँ, तो यही अंतर समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सिविल एविएशन में जानते हैं वहाँ स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक। पोर्ट शिपिंग में हरित नौका गाइडलाइन से सागरमाला है, ये सब आप देख लेंगे, उसमें ज़्यादा बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया वासनी पोर्टल है, डिजिटल इंडिया, जैम ट्रिनिटी टेलीकम्युनिकेशन में तो पढ़े ही, भारत नेट प्रोजेक्ट। एक ये ध्यान रखिएगा, मेघराज, इसको हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ क्लाउडिंग करते रहते हैं, बस डेटा स्टोरेज कर रहे हैं। ये अपना बनाया है, ये अपना आइडिया जेनस है, ध्यान रखेंगे इसको। मेघराज क्लाउड स्टोरेज के लिए बनाया गया है, जो भी डेटा हमारे पास हो उसको हम लोग स्टोर करते हैं इसमें। रूरल और अर्बन में जेजेएम, जल जीवन हरियाली, ये जल जीवन मिशन हो गया, एसबीएम हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, अमृत योजना हो गया। स्ट्रेटेजिक में टूरिज्म है, आपका स्पेस है, तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी भी है, पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ रुपए का ये प्लानिंग है, हम लोग 6 साल तक खर्च करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लोग जानते ही होंगे कि 8 सेक्टर्स होता है, इसके आधार पर रैंक निकलता है किस सेक्टर पे हमको काम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब संस्थाएं हैं और पॉलिसी है,
का ध्यान रखेंगे। ये देखते हैं हम लोग बिहार। बिहार से संबंधित कौन-कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? या बिहार